नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में और अच्छे से लगे हुए होंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए आज 19 जून हो गया है। 19 जून हो गया और आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग और अच्छे से यूपी टेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो हम देखिए यूपी टेट पर्यावरण की जो सीरीज चला रहे हैं, 30 प्रश्नों की दैनिक प्रश्नोत्तरी चलाई जा रही है आप लोगों की टेस्ट सीरीज, और 50 टेस्ट सीरीज कराने का हमने आप लोगों से वादा किया है। तो उसी वादे को पूरा करने के लिए दोस्तों आज आप लोगों को बता देते हैं, आज से हम आप लोगों को 2 टेस्ट सीरीज साथ में कराएँगे। मतलब कुल 60 क्वेश्चन आप लोगों को एक दिन में कराया जाएगा, जिससे आप लोगों का जो 50 टेस्ट सीरीज पूरा करने का वादा किया गया है वह समय से पूरा हो सके। तो आज दोस्तों देखिए हम 16 और 17 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराएँगे। जिन्होंने अभी तक 15 टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो उनके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वो लोग जाके देख लें। जहाँ एक्सप्लेन की ज़रूरत होती है वहाँ पे एक्सप्लेन करके भी बताया जाता है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज देखिए आप लोगों को जो 16 नंबर टेस्ट सीरीज और 17 नंबर टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। तो दोस्तों देखिए इससे आज क्या होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, उससे डबल टाइम हो सकती है। तो आज से वीडियो लंबा रहेगा, तो आप लोग धैर्य बना के दोस्तों वीडियो को देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। आइए यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को यहाँ बताना है तो उसको क्या कहा जाता है। तो आपका खाद्य जाल कहा जाता है। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपका 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ हुआ था, या कब हुआ था। 13 अप्रैल पूछा था, कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। कब अप्रैल 13 अप्रैल को 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको याद कर लेना है। तो इसको पूछ रहा है कहाँ पे हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ पे, पंजाब में हुआ था। देखिए दोस्तों इसमें क्यों हुआ था, जो वहाँ का जालियांवाला बाग जो था वहाँ पे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे, और उसी भीड़ में जो निहत्था जनरल डायर था उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। जिसमें देखिए जो सरकारी रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे और 1200 लोग लगभग घायल हुए थे। बहुत ही निंदनीय हत्याकांड था दोस्तों। तो आप लोगों को यहाँ याद करना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो आप लोग याद करेंगे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर के पंजाब में हुआ था। क्यों हुआ था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचली की गिरफ्तारी के विरोध में ऐसा आयोजन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। शुक्र सूर्य से शुक्र सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है, तो यहाँ आपको बताना है। तो देखिए शुक्र जो आपका बुध के बाद शुक्र आता है, तो आपका दूसरा हो जाता है। बुध के बाद शुक्र आता है तो दूसरा ग्रह हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, यह आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है। जो शुक्र है आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। क्या कहता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और आप लोगों को बता देते हैं, तो ये शुक्र होता है एंटी क्लॉकवाइज सूर्य के चक्कर लगाता है। क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर लगाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप लोगों को बताना है। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं, तो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, स्थल मंडल में अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है। किस मिट्टी का जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार है, तो बताएंगे आप लोग किस मिट्टी का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। जो जलोढ़ मिट्टी होती है यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से होता है। किसके द्वारा, नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टियों के कारण इसका निर्माण होता है। इसमें देखिए नाइट्रोजन और ह्यूमरस की कमी होती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है यह कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है और भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में यह पाई जाने वाली मिट्टी है। आप लोग काली मिट्टी देखिए, काली मिट्टी को कल पूछे थे क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहा जाता है। यह आपके कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो करो या मरो का नारा जो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था, और किसके द्वारा दिया गया था, तो आप लोगों को याद कर लेना है। गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जब होता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों।
आपका अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? आपको बताना है बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? तो ये आपके फ़तेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पे? फ़तेहपुर सीकरी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो अकबर ने क्यों बनवाया था? जो अकबर की गुजरात विजय थी, कौन सी? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कभी-कभी पूछ लेता है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने इस दरवाजे का निर्माण करवाया था। एक बार पूछा गया था इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी देखिए ऊंचाई 134 फीट है। कितनी है? 134 फीट यह ऊंचा है। कितना? 134 फुट ऊंचा है। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह भी कभी पूछ लेता है किस पत्थर से निर्मित है, तो यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, फतेहपुर सीकरी में किसकी दरगाह है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। किसकी है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? जो रेड डाटा बुक होती है उसमें किसका विवरण दर्ज होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। कई बार इस क्वेश्चन को भी हमने बताया दोस्तों, किसका होता है, तो आप बताएंगे संकटग्रस्त पेड़ पौधे एवं जीवों के, दोनों के होते हैं, केवल विलुप्त जानवरों के नहीं, केवल संकटग्रस्त पौधों के नहीं, दोनों के, संकटग्रस्त पेड़ पौधे और जीवों का, दोनों का यहाँ पे विवरण दिया जाता है। जो आईयूसीएन रेड डाटा लिस्ट होती है। देखिए आईयूसीएन का मुख्यालय पूछ लेता है कहाँ पे है, तो आईयूसीएन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा के निकट ग्लैंड में है। कहाँ पे? ग्लैंड में दोस्तों। स्विट्जरलैंड की राजधानी जो जिनेवा है, वहाँ ग्लैंड शहर में इसकी मुख्यालय है। और इसकी स्थापना की पूछी जाती है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। कोई भी पशु या जैव या संकटग्रस्त किस श्रेणी में, विलुप्त श्रेणी में कब डाल दिए जाते हैं? यदि वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों तक नहीं दिखाई देते हैं, तो उसको विलुप्त श्रेणी में डाल दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका महासागरों में जल स्तर में वृद्धि का क्या कारण है? जो महासागरों का जल है दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता जा रहा है, उसका क्या कारण है? तो आप लोगों को बताना है ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना हो रही है उसी के कारण ऐसा हो रहा है। तो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना, और ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ क्यों पिघल रहे हैं? जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, उसी की वजह से आपके जो ध्रुवीय प्रदेश हैं उससे बड़े बड़े बर्फ़ों का जो वो है पिघल रहा है, जिसके कारण से आपके वाटर लेवल में महासागर की वृद्धि होती जा रही है। आइए और क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ से, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? जल प्रदूषण के सूचक के रूप में कौन काम आता है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका आप लोग बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो कोली फार्म हो जाता है। क्या हो जाता है? कोली फार्म हो जाता है। यहाँ पे आपका कोली फार्म हो जाता है। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत, यहाँ पे ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत पूछा जा रहा है, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत क्या होगा। ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत क्या होगा, तो यहाँ पे ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत आपका पौधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पौधे हो जाएंगे। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका प्राकृतिक रूप में पुनर्स्थापना होती रहती है उसे नवीनकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पेड़ पौधे हो गए, गोबर गैस हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, आदि ये सब नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो भी आप लोग आराम से बता सकते हैं। कई बार इस क्वेश्चन को हमने करवाया है। तो आपका पश्चिम बंगाल में, सुंदर है पश्चिम बंगाल, याद कर सकते हैं, सुंदर है पश्चिम बंगाल। इसको आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष भी पाया जाता है। क्या पे? सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। मैंग्रोव वन भी यहाँ पे अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं यहाँ पे, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे बड़ा संरक्षित है जो सुंदरवन है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। सुंदरवन में देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर एक डेल्टा का निर्माण होता है, सुंदरवन डेल्टा। क्या है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, सबसे बड़ा डेल्टा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचाना जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य क्या है, उसको बताना है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य का वर्णन किसमें किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका उत्तर देखिए हो जाएगा 48 ए हो जाएगा। यदि मौलिक कर्तव्य की केवल बात करता है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका मौलिक कर्तव्य का वर्णन आपका, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य की बात पूछ रहा है। यहाँ पे जो हम 48 ये बता रहे हैं, ये आपका नीति निर्देशक तत्व में पर्यावरण के बारे में 48 ए का वर्णन किया गया। तो यहाँ पे अगर मौलिक कर्तव्य का पूछा है तो आपका 51 ए हो जाता है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य के बारे में जो वर्णन किया गया है उसको 51 ए में रखा गया, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 51 ए। जो कि आपका 48 ए है, ये आपका DPSP है। क्या है? DPSP में इसका
वर्णन किया गया। पर्यावरण के संरक्षण से ही संबंधित ये भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रक्त का थक्का बनने में सहायक है। रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सी विटामिन करती है? तो आप लोगों को बताना है। रक्त के थक्का का रहा थक्का विटामिन के आता है। क्या आता है? विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका नीचे दिया गया कौन सा समूह जोड़ों का है? तो कौन सा समूह जड़ों का है? मतलब जड़ों का कौन सा समूह है? आपका जड़ों का है, जड़ों लिखा है दोस्तों, जड़ों का है। कौन सा समूह जड़ों का है? कौन सी जड़ के रूप में पाई जाती है? तो आपको बताना है दोस्तों कौन सी होती है। आपका देखिए गाजर हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा और मूली हो जाएगी। गाजर, चुकंदर, मूली हो जाएगी। यदि आपका अदरक पूछा जाता है, अदरक देखिए तना होता है। शकरकंद भी तना होता है। हल्दी भी आपकी तना होती है। इस वजह से यहाँ पे गाजर, चुकंदर और मूली हो जाएगी। या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है? विश्रामावस्था में कोई व्यक्ति है, प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है? तो 72 मिनट प्रति मिनट होती है। क्या? 72 बार प्रति मिनट होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? इसको भी इससे पहले करा चुके हैं। तो कौन सा होगा आप लोग बता सकते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही बनने के लिए होता है। यह कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यह रासायनिक अभिक्रिया है। पूछा जाता कैसी अभिक्रिया है? तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे गलती नहीं करना है। मानव शरीर का तापमान देखिए किस में दिया है? सेंटीग्रेड में दिया है। कैसे दिया है? सेल्सियस में दिया है। इस उत्तर हमें सेल्सियस में ही लगाना है। तो यहाँ पे आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यदि केल्विन में कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि केल्विन पूछा जाता है, मानव शरीर का तापमान केल्विन पूछ दिया तो 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। तो उत्तर आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। केल्विन में पूछ देगा 310 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में पूछ देगा तो 98.6 हो जाएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। आपका संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने हमारी राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो आप लोग इसका उत्तर जरूर बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। देखिए इसका यह सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो आपका 27 दिसंबर क्या होता है? 27 दिसंबर जो कलकत्ता का अधिवेशन होता है 1911 का, उसी में किसके द्वारा गाया गया था? तो ये आपके जो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो पंडित विशन नारायण दत्त के द्वारा। पंडित विशन नारायण दत्त के द्वारा आप लोगों को ये भी बताया गया था। 52 सेकेंड में इसको गाया जाता है। छोटे समय के लिए तो आप 20 सेकेंड का हो जाता है। इसीलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भी आप लोगों को पता होगा। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? आपको बताना है संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है। तो आप बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा अपना भारत। संसार में ट्यूबवेल द्वारा जो सिंचाई होती है सबसे अधिक आपके भारत में होती है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो आप लोग इसको बताएंगे। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो बताइए दोस्तों नासिक में कुंभ मेला किस नदी के। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर। किसके? गोदावरी नदी के तट पर। देखिए कुंभ मेला कुल कितने स्थानों पर लगता है? कुंभ मेला कुल आपके 4 स्थानों पर लगता है। कितने वर्षों के बाद? 12 वर्षों के बाद आपका कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पे लगता है? देखिए प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर लगता है। उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है आपके शिप्रा नदी पे लगता है। कहाँ पे? शिप्रा नदी पे उज्जैन का मेला लगता है। और आपका हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। तो इस प्रकार से कुंभ मेला पूछा जाता है। कहाँ कहाँ लगता है? कौन कौन सी नदी पर लगता है? कुल 4 जगह लगता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती की नदी के तट पर और आपका हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पे है? तो शांत घाटी आपके केरल में है। कहाँ पे? केरल में है। फूलों की घाटी पूछ लेता है तो आपका उत्तराखंड में हो जाती है। तो थोड़ा सा आपको मैपिंग के द्वारा यहाँ बता देते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा है। तो शांत घाटी आपके केरल में ही पड़ती है। तो सबसे अधिक जैव विविधता यहीं पे पाई जाती है। जो केरल राज्य के पलक्कड जिला है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं
और पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख घटक है। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख घटक क्या है? इसका उत्तर बताएं। धूम्रपान से क्या होता है? कैंसर और फेफड़ा। कैंसर फेफड़ों में जो होता है या कैंसर होता है, धूम्रपान अधिक करेंगे तो कैंसर होने की संभावना रहती है। धूम्रपान को सभी लोगों को त्याग देना चाहिए। हमारी गुजारिश है, जो लोग भी धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान को दोस्तों त्याग देना चाहिए। श्वसन से संबंधित रोग भी इससे होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थोड़ा सा दोस्तों एक ट्रिक बता देते हैं। यदि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन एकदम से नहीं आ रहा है और आपको तुक्का मारना है, तो अगर कोई क्वेश्चन, अगर देखिए ऑप्शन अगर आपका कोष्टक में लिखा है या बहुत बड़ा उत्तर है उसमें, तो वही उत्तर होता है। आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं, जहाँ तुक्का मारना वहाँ के लिए ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य लोक सेवा के सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 315 अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसको हटाता कौन है? तो राज्यपाल के द्वारा ये हटाए नहीं जाते हैं। इनको हटाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडलीय स्तर का सही क्रम। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाना है तो वायुमंडलीय सतह का सही क्रम क्या हो जाता है दोस्तों? आपका सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर होता है, जिसको क्षोभमंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर क्षोभमंडल होता है। इसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर होता है। इसके बाद आपका मीजोस्फीयर होता है। मीजोस्फीयर होता है। इसके बाद आपका थर्मोस्फीयर होता है। थर्मोस्फीयर होता है। इसके बाद आपका एक्सोस्फीयर होता है। क्या होता है? एक्सोस्फीयर होता है। तो आप लोगों को बताना इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, ट्रोपोस्फीयर क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर संतापमंडल, मीसोस्फीयर हो जाता है, इसके बाद थर्मोस्फीयर होता है, इसके बाद एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और बता देते हैं। जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, ट्रोपोस्फीयर क्षोभमंडल सभी मौसमी घटनाएं पूछ लेता है किस मंडल में होती हैं, तो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ट्रोपोस्फीयर में होती है, जिसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या होता है? क्षोभ मंडल में होती है। किसमें होती है? क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती है। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। ओजोन परत की बात करता है तो स्ट्रेटोस्फीयर में होती हैं। एक पूछ लेता है हवाई जहाज। हवाई जहाज जो होती है, हवाई जहाज किसमें उड़ाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, समताप मंडल में होती है। तो इसका इंग्लिश नाम भी याद करना है और आप लोगों को इसका हिंदी नाम भी याद करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लिख के आ जाता है। अगर हिंदी याद करेंगे तो इंग्लिश वाला दे देता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक गांव का सामुदायिक भवन उदाहरण है। एक गांव का सामुदायिक भवन उदाहरण है, इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सामुदायिक प्रदाता का और आपका सामुदायिक विकास का यहाँ पे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 27 नंबर। शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थियों को डिस्प्लेसिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिस्ले किविसिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? तो इसका उत्तर आप लोग बताना है दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पढ़ने से। क्या हो जाएगा? पढ़ने से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालय की सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? सबसे गहरी गर्त हिमालय से जो निकलने वाली नदी है, सबसे गहरी गर्त कौन सी बनाती है? गर्त या गर्ज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिंधु नदी। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी, जिसे सिंधु गर्ज के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु गर्ज के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पर्यावरण जागरूकता होनी भी चाहिए, इसके लिए कौन सा संस्थान है कि जो भूमिका निभाता है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भारत का भूविज्ञानिक सर्वे, भारत का वनस्पतिक सर्वे, भारत के वन्यजीव संस्थान। चलिए दोस्तों, इसका यदि मुख्यालय की बात कर लेता है, इसका मुख्यालय कहाँ होता है? तो इसका चलिए थोड़ा सा मुख्यालय की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, जो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। यदि भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय पूछा जाता है तो देहरादून में है। कहाँ पे? देहरादून में है। वनस्पतिक सर्वे का कोलकाता, वन्यजीव संस्थान का आपका देहरादून में है, उत्तराखंड। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका 16वां सेट का। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान
कौन सा है, तो आप लोगों को बताना है। यूनिसेफ हो जाता है, क्या होता है, यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना पूछ लेता है कब हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर कब हुई थी, 11 दिसंबर आपका 1946 में हुई थी। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पूछ लेता है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, कहाँ पे, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए में इसकी मुख्यालय, यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। यह देखिए बालकों के विकास एवं संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार दोस्तों देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका 16 था, आपका 30 सेट करा दिए, तभी आपका इसी में आज 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 17वां है। 17वां प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा, सफलता की राह में सच्चा साथी। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए दोस्तों। तो आपसे आशा यही करेंगे आप लोग 25 से 28 नंबर ईवीएस में आराम से ला सकते हैं। पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ लगे रहेंगे तो आपके 25 से 28 क्वेश्चन इस क्लास से फंस जाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। ये सभी भाइयों को पता होगा। थोड़ा सा दोस्तों कलर चेंज करते हैं इसका। चलिए तो आप लोग बताइए दोस्तों क्या आ जाएगा। तो आपका इसमें केचुआ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पृथ्वी पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपका सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरा नंबर का। इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। कोई उपग्रह नहीं होता है, तो आप लोगों को बताना है किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में शुक्र दिया है। शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। यह ग्रह सामान्य दिशा, जो अन्य ग्रहों की जैसे सभी ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो आपका शुक्र ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्या होता है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा सूर्य की लगाता है। इसी के साथ आपका जो शुक्र और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध जो होता है पृथ्वी, जो बुध है यह आपके सबसे सूर्य के नज़दीक का ग्रह है। शुक्र ग्रह को देखिए भोर का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका पृथ्वी वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। जो वायुमंडल है उसमें जो नाइट्रोजन गैस है उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है। नाइट्रोजन देखिए 78.09, 78 लिखा है तब भी हो जाएगा। और आपकी ऑक्सीजन O2 जो होती है 21% होती है, थोड़ा सा कम ज़्यादा लेकिन 21%, 78.9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कार्य कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है, इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर बताएंगे, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। जो मिट्टी की लवण सांद्रता होगी वह अधिक होगी। जब शुष्क मिट्टी रहेगी उसमें लवण सांद्रता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। कौन सी ऐसी वनस्पति है जो आपके मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो कैक्टस जो होती है, कैक्टस जो होती है आपके मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। क्या होती है, मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जो पत्ते होते हैं कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है कम होती है, जिससे जल का ह्रास कम हो सके। जल का जो ह्रास होता है वह कम हो सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मार्क का संबंध किससे है। अभी आया हुआ था कल क्वेश्चन, एक मार्क का संबंध किससे है, तो आप लोगों को बताना है। एक मार्क का संबंध किससे है, तो गुणवत्ता से हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणवत्ता से हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया की सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है। दुनिया का पूछ रहा है, दुनिया का सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को बताना है। कई बार इसको भी कराया गया। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे है, तो कहाँ पे है आपका सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे पड़ता है, सुंदर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में यह है। जो आपको बता देते हैं, जो यहाँ का मैंग्रोव के वृक्ष हैं, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र भी है। चलिए यहाँ पे देखिए मानस वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, आप लोग बताना। मानस जो है असम का, किसके लिए प्रसिद्ध है, असम का। असम में किसके लिए, एक सिंह गैंडे के लिए है। नंदा देवी और फूलों की घाटी यहाँ पूछ रहा है। नंदा देवी और फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पर्यावरण के लिए हानिकारक क्या है, आप लोग बताएंगे दोस्तों। पर्यावरण के लिए जो हानिकारक आपका प्लास्टिक होता है, क्या होता है? प्लास्टिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है? तो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी मानी जाती है? तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। जिससे देखिए ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं और महासागरों का जल दिन प्रतिदिन आपका ज़्यादा होता जा रहा है। और ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है आपकी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। मीथेन CH4 हो जाता है, मीथेन CH4 हो जाता है, CFCS हो जाता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी हो जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे 19वीं शताब्दी में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके हो जाते हैं उत्तर आपके ज्योतिबा फूले। कौन हो जाते हैं? ज्योतिबा फूले। इनको महात्मा ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। क्या थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। इनकी पत्नी का नाम देखिए सावित्री बाई फूले था। क्या था? सावित्री बाई फूले था। और प्रथम महिला अध्यापिका थी, जो भारत की प्रथम महिला अध्यापिका पूछ लेता, भारत की प्रथम महिला अध्यापिका कौन थी? तो ज्योतिबा बाई फूले की पत्नी सावित्री बाई फूले थी। कौन थी? सावित्री बाई फूले थी। जो ज्योतिबा बाई फूले ने कई अच्छे काम किए। देखिए बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया था, विधवा विवाह का समर्थन भी किया था। और इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी है। इनकी एक पुस्तक है ज्योतिबा बाई फूले की गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक भी पूछा जाता है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक आपके ज्योतिबा बाई फूले हैं। आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, जो शारदा सदन किसके? शारदा सदन के संस्थापक रामाबाई थे। अभिनव भारत संस्था विनायक दामोदर सावरकर थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पूछ लेता है, तो इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुआ निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं? आप लोगों को बताना है। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस स्थानों पर पाए जाते हैं? तो आपके इसमें नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो आप लोग इसको भी याद करेंगे, नंदा देवी और फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले बता ही दिए चारों ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधियां हैं? वन संरक्षण के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधियां हैं? तो इसका उत्तर बताएंगे। वन संरक्षण अधिनियम सबसे पहले कब आया था? पूछा था वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। यहाँ पे आपका सभी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? सभी हो जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपका, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है और वह क्या पढ़ाना चाहता है? तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? तो आप लोग बताएंगे क्या पढ़ाना चाहता है? तो आपके कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना चाहता है, क्योंकि आलू में भी कार्बोहाइड्रेट, चावल में, ब्रेड में और आपके शक्कर में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जबकि आपके अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, सोयाबीन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब आपके प्रोटीन के स्रोत होते हैं। यदि आपको पूछ लेगा सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, जो सोयाबीन के बीज होते हैं सबसे अधिक प्रोटीन उसमें पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उच्च ज्वार तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। तो इसका क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। तो कौन सा होता है रोग? मलेरिया हो जाता है, इसमें कंपकपी हो जाती है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ रोग है, प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु से जनित रोग है। कौन सा? एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्लाज्मोडियम इसका जीवाणु होता है। चलिए इसकी जो दवा होती है सिंकोना, जो वृक्ष की छाल होती है, इसके लिए उपयोग की जाती है। मलेरिया की दवा जो कुकैन होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय? देखिए कौन थे? तो आपके JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी। JB कृपलानी थे। ये कहाँ पे इसकी अध्यक्षता किए थे उसको आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो रुधिर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग बताएंगे।
इसका हो जाएगा लैंड स्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा? लैंड स्टीनर के द्वारा मानव रुधिर वर्ग की खोज की गई थी। तो मानव रुधिर वर्ग कितने भागों में? बी ए बी और ओ हो जाता है। यहाँ पे पूछा जाता है यदि ए बी पॉजिटिव भी होता है, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही हो जाता है। जो ए बी होता है सॉरी स्पेक्टर हो जाता है, सर्वग्राही हो जाता है, और ओ निगेटिव जो होता है, ओ निगेटिव की बात की जाती है, यह सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी? 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा होती है या किसके द्वारा की जाती है? तो इसको आप लोग बताएंगे कर्जन विभाजन। ऐसे याद करना है, लॉर्ड कर्जन, कर्जन विभाजन, कर्जन विभाजन। तो इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। अगर पूछ लेता स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी, तो 7 अगस्त को की गई थी। कब की गई थी? 7 अगस्त को 1905 में ही 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। और बंगाल विभाजन कब से लागू होता है? इसी पूछा जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है। और रद्द कब कर दिया जाता है? तो देखिए 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और राजधानी जो कलकत्ता थी 1912 में राजधानी को दिल्ली बना दिया जाता है। क्या किया जाता है? दिल्ली हस्तांतरित कर दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो आपके देखिए 5 अस्थायी सदस्य हैं। कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं जान लीजिए। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। जो 10 अस्थायी होते हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष बाद इनका चयन किया जाता है। लेकिन जो 5 अस्थायी हैं इनमें आप लोग बता देते हैं। अमेरिका होता है। क्या होता है? अमेरिका होता है। अमेरिका होता है दोस्तों। रूस हो जाता है, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस और चीन है। भारत इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो बताएंगे आप लोग विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ को बनवाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने गढ़ा था? तो आप लोग बताएंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? जहाँ भी असत्य नहीं आता ऐसे बोला किया जाता है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो आप बताएंगे मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। मीथेन उत्सर्जन करने वाला या असत्य है? यह मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। नीली ज्वाला से जलने वाला है, एक स्वच्छ ईंधन है, उच्च ऊष्मीय मान इसका होता है। लेकिन यहाँ पे जो CH4 मीथेन दे रहा है, CH4 मीथेन दे रहा है, इसको उत्पन्न नहीं करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रमुख घटक क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का प्रमुख घटक आप लोगों को बताना है क्या होता है। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रमुख घटक ये सभी हो जाएंगे। सभी जीव होते हैं, जलीय जीवी कारक होते हैं, भू आकृतिक कारक होते हैं। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, भौतिक कह सकते हैं या भौतिक या अजैविक घटक होते हैं। आपका जैविक घटक होता है और ऊर्जा संगठक होते हैं। तो भौतिक संगठक के अंदर क्या क्या आते हैं? आपका जैसे स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया आदि। जिसमें जीव नहीं होता है वो अजैविक घटक होते हैं, और जैविक घटक जिसमें जीव होता है वो आपके जैविक घटक में आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य रूप से होता है, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है मुख्य रूप से क्या होता है? आप इसको बताएंगे क्या होता है? शासन का प्रमुख होता है, शासन का प्रमुख होता है जो आपका प्रधानमंत्री होता है। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 75(1) के द्वारा, अनुच्छेद 75 सब क्लास 1 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। जो वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथ में होती हैं? तो आपके प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। यदि प्रशासनिक शक्तियाँ की बात की जाए नाम मात्र की, तो आपका राष्ट्रपति के पास होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो आप इसका बताएंगे। सॉरी दोस्तों, कौन ऐसा है जो संसद का सदस्य नहीं होता है फिर भी वह संसद की जो कार्रवाई चलती है उसमें भाग ले सकता है? तो भारत का महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान न्यायवादी जो होता है उसको ऐसा अधिकार है। महान न्यायवादी का वर्णन किसमें किया गया? ये भी पूछा जाता है। भारत के महान न्यायाधीश का वर्णन किसमें किया गया था? अनुच्छेद 76 में
यह वर्णन किया गया भारत का एक महान न्यायवादी होगा। इनकी नियुक्ति देखिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो भारत का महान न्यायवादी होता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछा था, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी अगर पूछ लिया दोस्तों, तो आपको बताना है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी आपका महान न्यायवादी होता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। यदि महाधिवक्ता पूछ देता है, देखिए महाधिवक्ता जो होता है यह राज्य के लिए होता है। क्या होता है? राज्य के लिए। यदि विधानमंडल में पूछ देता है तो वह महाधिवक्ता होता है। इसका अनुच्छेद 165 में वर्णन किया गया है। यदि पूछ देगा राज्य का सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो आप लोग महाधिवक्ता बताएंगे। और देश का पूछेगा तो आप महान न्यायवादी बताएंगे, अनुच्छेद 76 के अनुसार बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी? इंडियन होम रूल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप लोगों को बताना है इंडियन होम रूल हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कब लिखी गई? 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। गुजराती भाषा में यह प्रकाशित हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट हो जाती है, इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण नहीं? जहाँ भी नहीं आना ऐसे आपको गोला बनाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो सूक्ष्म जीवों का निम्न दर से चयापचय होना इसका कारण नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री आपको बताना है। कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को ओवरव्यू दे देते हैं। स्वतंत्र भारत के जो मंत्रिमंडल, जवाहरलाल नेहरू जो स्वतंत्र भारत के वे भारत के प्रधानमंत्री बने थे। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के लिए थे। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो अबुल कलाम आज़ाद होते हैं। और आपका रेल मंत्री पूछा जाता है तो आपके जान मथाई होते हैं। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह होते हैं। कौन होते हैं? बलदेव सिंह। इसमें से ये पूछा जाता है गृह मंत्रालय किसके पास होता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होता है। और स्वास्थ्य मंत्री कई बार पूछ देता है, स्वास्थ्य मंत्री पूछ देता है तो आपका राजकुमारी अमृता कौर थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर, प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बनी होती है। प्राकृतिक गैस में क्या क्या मिलाया जाता है, इसको आप लोगों को बताना है। तो मुख्य रूप से बनी होती है तो इसमें देखिए आपका मीथेन क्या होता है? मीथेन से बनी होती है। प्राकृतिक गैस मीथेन से बनी होती है। इसके अन्य अगर कुछ देता है देखिए ब्यूटेन, प्रोपेन, इसका मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, कोयले का सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? जो कोयला होता है उसका निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाता है? तो आप बताएंगे दोस्तों ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। किसके? ऊर्जा के उत्पादन में एनटीपीसी में किया जाता है। एनटीपीसी नॉर्मल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में कोयले का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार देखिए आज का 30 क्वेश्चन का जो सेट था, 30 से 60 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए। आज देखिए 16 नंबर और 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। इसमें अपना तरफ से पूरा कोशिश किया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाए 100% सटीक दी जाती है। यदि थोड़ा सा गलती होती है तो उसको सुधारने का ज़रूर प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर देंगे दोस्तों। यदि हमारी मेहनत अच्छी लगती होगी तो आपको वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। और दोस्तों अपने पूरे जोश से लगे रहिए। अब की बार यूपी टेट दोस्तों 100% आप लोगों को क्वालिफाई कर लेना है, जिससे 60,000 आने वाली भर्ती से 60,000 आने वाली आगामी भर्ती से आप लोग वंचित ना हो पाएँ। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।